तैयार हो जाइए बाजार के एक और एक्शन पैक दिन के लिए, जहां दुनिया भर के बाजारों से अच्छे संकेत, शुरुआत सुस्ती के साथ होने की तैयारी, लेकिन दिन भर रहेगा भरपूर एक्शन। हफ्ते का आखिरी दिन, आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। स्वागत है आप सबका, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं आज, हालांकि संडे को है 15 अगस्त, पर आज ही हम मना रहे हैं जी बिजनेस पर। तो अनिल जी, आपको, हमारे दर्शकों को, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई सर। और आज तो कुछ स्पेशल्स भी हमने प्लान करे हैं। बिल्कुल दीप, आपको, हमारी पूरी टीम, सारे दर्शकों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। 75वां वर्ष है, एक बड़ा और वाकई में ऐतिहासिक साल है। और उम्मीद करते हैं कि जो पूरा साल पिछला रहा है, 74वां साल हमारी आज़ादी का, बहुत ही बेहतरीन रहा है। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिहाज से, वेल्थ क्रिएशन के लिहाज से, वैसा ही एक और दमदार साल देश भर के निवेशकों को मिले, बिजनेसमैन को मिले, कारोबारियों को मिले। ऐसी उम्मीद करें कि इकोनॉमी में जो रफ्तार फिर से बनती हुई दिख रही है, वो और आगे बढ़ती हुई दिखे। इसका भरोसा आपको, हमको, सबको होना चाहिए। और अगर नहीं है, वैसे तो ऐसे लोग भी होंगे नहीं जिन्हें इस बात का भरोसा नहीं है, लेकिन अगर किसी को कम हो, डाउट हो, क्वेश्चन मार्क हो, तो आइए आपको सुनवाते हैं सबसे बड़ी वो आवाज़ जिसने कल देर शाम देश के नाम क्या कुछ कहा। जी हाँ, हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक कार्यक्रम में बाजार को लेकर, इन्वेस्टर्स को लेकर, कारोबारियों को लेकर एक बेहद इंटरेस्टिंग बात कही है। सबसे पहले आज कार्यक्रम की शुरुआत चलिए उसी से करते हैं। Indians are not anymore looking at just bank savings. They are quite open to going into the stock market, looking at very well listed, well accounted, well transparently managed companies, and they are investing through very openly opening up demat accounts. And if the number of new demat accounts opening is an indicator to where the Indians are putting their savings, you will be surprised that per month, where it was 1 lakh accounts, today it is multiplied by 3 per month. So 3 lakh accounts have been opening up. So I would think this is the best time for Indian industry to ensure that everybody whose investment is coming out of some geographies are drawn towards India. You stand up for India. You partner with them and you open up, and I can see totally new areas into which Indian industry is moving in, and I would invite all of you all to take this opportunity, take the bull by its horns. The stock market is showing you the way. Please do follow it. बड़े कमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं सर वित्त मंत्री की तरफ से। कैसे समझे इन्हें? और मार्केट्स पर उन्होंने इतना भरोसा जताया और कह रही है कि मार्केट्स रास्ता दिखा रही हैं, अब आपको समझना चाहिए कि इस रास्ते का फायदा कैसे उठाया जाए। कैसे देखें इन कमेंट्स को सर? सबसे पहले तो इस बात से देखें दीप की वित्त मंत्री जी कहाँ कुछ कहती है, और स्पेशली स्टॉक मार्केट के बारे में तो कभी भी नहीं। मुझे तो याद भी नहीं आता पिछली बार कब उनके मुंह से स्टॉक मार्केट का नाम निकला था। हो सकता है बजट के दौरान कहीं कोई टैक्सेशन चेंजेस करने हो और तब स्टॉक मार्केट का नाम निकले, तो निकले, नहीं तो आमतौर पर हमारे देश में अब तक के लगभग सारे वित्त मंत्री स्टॉक मार्केट के नाम से परहेज करते हुए नजर आए, क्योंकि ऐसा समझा जाता था कि स्टॉक मार्केट मतलब सिर्फ चुनिंदा कुछ बड़े पैसे वाले लोगों का काम है, आम लोगों के लिए है नहीं। और ऐसे में अगर हम स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ अच्छा कहेंगे, अच्छा बोलेंगे, तो शायद हमें ना वो पूंजीपतियों वाला वित्त मंत्री या वैसी पार्टी मानी जाएगी। लेकिन ये जो सोच है, ये जो बदलाव है, अगर आप देखिए दूसरे डेवलप कंट्रीज में नहीं है। सोचिए ट्रम्प साहब हर दूसरे दिन स्टॉक मार्केट हाई पर ट्वीट आते थे उनके। वो भी एक एक्सट्रीम है, ये भी एक एक्सट्रीम है, लेकिन ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। और जो वित्त मंत्री ने कहा कि किस तरह से पिछले 1-1.5 साल में नए निवेशक भारतीय बाजारों में आए और किस तरह से हिंदुस्तान की कंपनियों की ये जिम्मेदारी है और ये मौके भी हैं कि आप स्टॉक मार्केट में ये जो बेहतरीन समय चल रहा है उसका फ़ायदा दोनों को मिले, निवेशकों को भी मिले, अच्छी कंपनियों में निवेश करने का मौका। जितनी ज़्यादा कंपनियां होंगी, जितनी बड़ी कंपनियां होंगी, उतने ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस होंगे, मौके होंगे। और प्रमोटर्स के लिए भी, जब इन्वेस्टर्स तैयार हैं,
नए इन्वेस्टर्स बाजार में आ रहे हैं और वो आकर पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, तो आपको ग्रोथ के लिए जो कैपिटल चाहिए, जिसके आज से 20 साल 15 साल 25 साल पहले बहुत कमी थी, आज भी देखिए स्टार्टअप्स के लिए पैसा जुटाना जितना आसान है जिंदगी में कभी नहीं रहा। आपके पास अच्छा आइडिया है, लोग सिर्फ आइडिया पर पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। इस तरह का माहौल है, तो मेरे ख्याल से दोनों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन विन विन सिचुएशन है। और जो वित्त मंत्री ने कहा है, उनके शब्दों को गौर से ध्यान से दोनों को देखना चाहिए, इन्वेस्टर्स को भी और एंटरप्रेन्योर्स को भी, बिजनेसमैन को भी। तो गोल्डन पीरियड में हम जहां अच्छे बिजनेसेस के लिए मौके हैं, गोल्डन पीरियड में हम जहां अच्छे इन्वेस्टर्स के लिए मौके हैं। और इसीलिए मैं दीप है ना पिछले 3-4 महीनों से ऐसे ही नहीं कह रहा, बार बार मैं इस एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं और आज फिर से करना चाहता हूं, जो कि हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स की, हमारे दर्शकों की ताकत है। ये तीसरी महाशक्ति है जो इस साल और पिछले साल में हिंदुस्तान के बाजारों में पैदा हुई है। जी हाँ, ये हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिनकी अपनी इतनी बड़ी ताकत बन चुकी है। हर महीने देखिए 10-10 हज़ार करोड़ से ज़्यादा एसआईपी का पैसा आना, लोकल म्यूचुअल फंड के साइज एफआईज के मुकाबले में कई गुना बड़ी हो चुकी है। 35 लाख करोड़ की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो चुकी है। ये आंकड़े छोटे नहीं है। हर महीने 3 लाख डीमेट अकाउंट खुलना कोई मजाक की बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो हिंदुस्तान के रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उसमें एक बड़ा बदलाव आ रहा है। वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, इक्विटी की तरफ अब बढ़ रहे हैं आगे। डेफिनेटली पिछले 1-1.5 साल में इन सब लोगों ने सिर्फ एक चीज़ देखी और वो है तेजी। मार्केट हमेशा ऐसा नहीं रहता जैसा अभी है, कभी खराब समय भी आएगा। जब भी आएगा उसकी भी आपकी तैयारी रहनी चाहिए, मेंटली आप प्रिपेयर रहें और अपना रिस्क मैनेजमेंट रखें। लेकिन ओवरऑल जो हिंदुस्तान की ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी की जो ग्रोथ हो रही है, मार्केट में जो पैसा बन रहा है, उसमें पार्टिसिपेशन आना सबका ज़रूरी है। यही टेक है सबसे बड़ा दीप आज के लिए। बिल्कुल सर, तो अच्छा लगा कि वित्त मंत्री ने भी ये पॉइंट हाईलाइट करा मार्केट पार्टिसिपेशन को लेकर, और मार्केट से जो डायरेक्शन मिल रही है उससे इकोनॉमी को भी क्या फ़ायदा हो सकता है उस पर भी उन्होंने बात करी। सर, मार्केट्स की ही बात करें तो ज़बरदस्त एक्शन बनते हुए दिख रहा है। कल हमने देखा वीकली एक्सपायरी का दिन था, बट नए रिकॉर्ड्स लगे हैं और अच्छी बढ़त के साथ इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर बाजार बंद हुए। ग्लोबली भी हमने देखा थोड़ा कंसोलिडेशन था, बट यूएस ने फिर से तीसरे दिन लगातार नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं। तो नई वीकली एक्सपायरी शुरू हो तो मार्केट का सेटअप आपको कैसा दिख रहा है सर? दीप, सेटअप में कहीं कोई समस्या नहीं है। मेरे ख्याल से सब संकेत आपको अच्छे ही आते दिख रहे हैं। आप देखिए ग्लोबल संकेत आपके लिए पॉजिटिव साइड पर हैं। अमेरिकी बाजारों में फिर से एक नया रिकॉर्ड बना है। मैं बार बार लगातार दीप कह रहा हूँ पिछले 7 दिनों से कि अमेरिकी बाजारों में कहीं कोई समस्या नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स को लेकर आप बिल्कुल भी दुखी ना हो। 35,000 के आसपास जो बार बार डाउ अटक रहा था, जो 35,100 के ऊपर का ब्रेकआउट डाउ ने दिया है, वो 35,700 से लेकर 36,000 की तरफ डाउ को ले जाने के लिए तैयार होता दिख रहा है। तो यहाँ से भी अभी भी थोड़ी जगह अमेरिकी बाजारों में कम से कम बाकी है, और ज़्यादा भी बन सकती है। इतनी तो है, 200-300 पॉइंट तो 400 पॉइंट तो कम से कम डाउ और यहाँ से बढ़ सकता है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लगातार 3 दिनों से रिकॉर्ड बन रहे हैं S&P में, डाउ में। ये छोटी बात नहीं है अपने आप में। बार बार रिकॉर्ड बनना, हर एक लेवल से खरीदारी आना, और किसी एक दिन डाउ में अगर थोड़ी सी तेज़ गिरावट हो जाए, तेज़ गिरावट से भी आजकल मतलब 250-300 पॉइंट से ज़्यादा का नहीं है, तो मतलब 0.5%, आधा परसेंट, 1% अगर कहीं गिर भी जाए तो नेक्स्ट डे तुरंत डाउ बहुत तेज़ी से ऊपर आता है। तो ग्लोबल मार्केट्स बड़े बुलिश मोड में हैं और अभी तक उनके कोई संकेत ऐसे नहीं है जहां से आपको ये लगे कि ये मजबूती कम होने वाली है, खत्म होने वाली है। बाय ऑन डिप्स के मार्केट ग्लोबल मार्केट्स हैं और आज हम फिर से अपने लिए ग्लोबल संकेतों को पॉजिटिव लेकर चलेंगे। एसजीएक्स निफ्टी से मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो 25-50 पॉइंट नीचे होता है, ऊपर होता है। हम अपने लेवल्स के हिसाब से, अपने व्यूज़ के हिसाब से चलते हैं, तो ग्लोबल संकेत हमारे लिए पॉजिटिव हैं। एफआईज और घरेलू फंड्स दोनों के संकेत न्यूट्रल साइड पर रखें, न्यूट्रल से हल्के हल्के पॉजिटिव साइड पर हैं। कल भी मैंने आपको ये कहा कि न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव साइड पर, आज भी यही है। एफएनओ के संकेत न्यूट्रल रखें, लेकिन न्यूट्रल से हल्के से नेगेटिव साइड पर है। आज एफएनओ के संकेत हल्के से नेगेटिव साइड पर हैं, न्यूट्रल से जो हम आगे विस्तार से बातचीत करेंगे। सेंटिमेंट और ट्रेंड डीप डेफिनेटली पॉजिटिव साइड पर है। बिल्कुल, तो ज़्यादातर संकेत पॉजिटिव या न्यूट्रल ही हैं और सेंटिमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है, तो कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा इन संकेतों के बारे में डिटेल से भी बात करेंगे सर, पर उससे पहले आज के लिए जो बड़े लेवल्स निकल कर आ रहे हैं ये बता दीजिए।
दीप, आज के बड़े लेवल 16,280, 16,300 ये पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी दिन के लिए। जब तक 16,280 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू नहीं करता तब तक दिन के लिए कमजोरी का संकेत नहीं होगा। तो अगर आपको लगता है कि 40-50 पॉइंट अगर नीचे खुल जाता एसजीएक्स निफ्टी को देखकर, तब भी आप कमजोर नहीं है। कमजोरी आपको तभी मानना है जब 16,280 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें, तब तक आप मजबूत हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें। लेकिन इसके नीचे जाने की संभावना भी कम है। फिर भी आपको एक और लेवल जो ध्यान में रखने की जरूरत है वो है 16,210, 16,260। ये 50 पॉइंट की रेंज स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, ब्लाइंड बाय जोन है। इस रेंज में आए तो बिना किसी को पूछे आपको शॉर्ट कवरिंग भी करनी है, खरीदारी भी। ऊपर में 16,375, 16,400 हल्की रुकावट का लेवल है। इसके पार निकलने के बाद 16,450, 16,500 ये वो लेवल है जहां पर आप मुनाफा वसूली करना चाहें तो कर सकते हैं। अब आइए बैंक निफ्टी 35,700, 35,825 दिन के लिए तुरंत प्रभाव से सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी, और इसके नीचे जाने की संभावना कम है। लेकिन फिर भी 35,550, 35,625 ये अगला लेवल है जो बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर में 36,200, 36,300 हल्की फुल्की रुकावट का लेवल है हमेशा की तरह। इसको पार करके टिके तो 36,400, 36,475 यहां तक जाने की कोशिश हो सकती है। आज निफ्टी को 16,400 के पार ले जाने के लिए बैंक निफ्टी के सपोर्ट की बहुत जरूरत होगी। लीडरशिप ना भी दे, फॉर एग्जांपल लीडरशिप ना भी दे तो भी कम से कम थोड़ा सपोर्ट दे दे बैंक निफ्टी, गिरना बंद करें, थोड़ा 36,000, 36,100 की रेंज को पार करके टिक जाए तो मेरे ख्याल से फिर निफ्टी के लिए काम थोड़ा आसान होगा। क्योंकि हर रोज आप वही मेटल्स, हर रोज वही आप आईटी स्टॉक्स, उनकी हर रोज वही ऑटो स्टॉक्स के दम पर बढ़ नहीं सकता। हाँ, ऑटो से याद आया, ऑटो स्टॉक्स पर भी हमें एक डिस्कशन करना है। लेकिन हाँ, ये सारे स्टॉक सेक्टर्स हैं जो वन बाय वन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आज भी हो सकता है थोड़ा ऑटो स्टॉक सपोर्ट करें, लेकिन क्रूशियल ये है कि नया हाई बनाए, लाइफ टाइम हाई पर आज फिर से अगर हम बंद हों, इसके लिए आपके लिए ज़रूरी ये है कि बैंक निफ्टी की थोड़ी परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए। जी दीप। बिल्कुल सर, तो बैंक्स का सहारा तो जरूरी है आज के एक्शन के लिए, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी है सर, उसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपसे पूछूंगा। पर पहले आज की दिन की जो ट्रेडिंग रेंज है ये भी प्लीज बता दीजिए। ट्रेडिंग रेंज आज 16,300, 16,400 दिन की छोटी रेंज मानकर चलें। 16,280, 16,450 दिन की मीडियम रेंज है। ज्यादा संभावना है कि इसी रेंज से हम काम चला लें। बड़ी रेंज हैंडी रखिए, 16,250 से लेकर 16,500 की निकल कर आती है आपके लिए निफ्टी पर। बैंक निफ्टी 35,700, 36,200 दिन की छोटी रेंज, 35,625, 36,300 दिन की मीडियम रेंज, 35,550, 36,400 दिन की बड़ी रेंज के तौर पर इस पर भी आप कर सकते हैं फोकस। तो ये है आपके लिए तीनों ही रेंज। एफआईएस की इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन 3% बढ़ी है, और बढ़ने की वजह दीप ये है कि कुछ तो उन्होंने शॉर्ट कवरिंग की है, कुछ नहीं काफ़ी कुछ, और थोड़ी बहुत लॉन्ग पोजीशन भी बनाई है कल वीकली एक्सपायरी के दिन। उसकी वजह से इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन बढ़कर आई है। पुट कॉल रेशो 1.66 पर आया है, और कॉल रेशो बढ़ना थोड़ा अलार्मिंग है, थोड़ा चिंता की बात है। और वैसे भी 1.66, 1.70, 1.75 के आसपास आने के बाद पुट कॉल रेशो थोड़ा सा ओवरबॉट होने के संकेत देता है। ऐसे में ऊपरी स्तरों पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो आपको जो खरीदारी करनी है अपने लेवल से करनी है, ऊपर के लेवल पर खरीदारी, ब्रेकआउट पर खरीदारी करने के बजाय सपोर्ट पर खरीदारी करना ज्यादा सही होगा। ये स्ट्रेटजी आप रख सकते हैं। विक्स 3% फिर से घटा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं जी। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए पूरे संकेत और डेटा रीडिंग। एक्सपायरी थी, पीसीआर थोड़ा बढ़कर आया तो वहां पर हमारी नजर रहेगी। अब पोजीशंस की बात करते हैं सर। पहले बताइए एग्जिस्टिंग पोजीशन वालों को क्या करना है आज। दीप, स्टॉप लॉसेज में आप कभी अगर गौर से नोट करेंगे तो मेरे दो तरह से स्टॉप लॉस, तीन तरह से निकल कर आते हैं। कई बार ऐसा होता है मेरा इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर सेम स्टॉप लॉस होता है। कई बार ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस इंट्राडे में, जैसे लॉन्ग पोजीशन की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि इंट्राडे में लॉन्ग पोजीशन पर स्टॉप लॉस छोटा है, क्लोजिंग बेसिस पर थोड़ा दूर है। और कभी कभी ऐसा होता है कि इंट्राडे में क्लोजिंग बेसिस पर नजदीक होता है और इंट्राडे में दूर हो जाता है। तो तीनों तरह के कॉम्बिनेशन में स्टॉप लॉस निकलते हैं, और वो इस बात पर डिपेंड करता है कि बाजार का मूड कैसा है और बाजार का मूव कैसा है। दोनों ही चीजें, मूड तेजी का है तो स्टॉप लॉस अलग तरह के होंगे, मूव बड़े हैं तो स्टॉप लॉस अलग तरह के होंगे, मूव छोटे तो स्टॉप लॉस अलग तरह के होंगे। अब आज देखिए, आज जो मैंने स्टॉप लॉस निकाले, इंट्राडे में स्टॉप लॉस आपके दूर के हैं लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर थोड़े नजदीक के। निफ्टी 16,150 ये आपका इंट्राडे स्टॉप लॉस होगा अब यहां से आज के लिए, जो कि लगभग आपके लिए 200 पॉइंट दूर हो गया एक तरह से।
लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस ऊपर मूव होकर आ रहा है और वो आ रहा है 16,250 का। पिछले दीप आप देखिए कम से कम ये समझ लीजिए कि 6 सेशन में इसको 16,250 मत कीजिए, एक काम करिए, इसको स्टॉप लॉस को 16,225 कर लीजिए, क्योंकि 16,238 की लोएस्ट क्लोजिंग मिली है हमें पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन में। तो इस स्टॉप लॉस को रिवाइज करके क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस होगा आपका 16,225 का और इंट्राडे बेसिस पर 16,150 का। ये आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल हुआ। अब आइए बैंक निफ्टी। सिमिलरली इंट्राडे स्टॉप लॉस थोड़ा दूर आएगा, 35,521 का हमने लो बनाया है इस हफ्ते में, उसके थोड़ा सा नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 35,500 का। थोड़ा दूर है, 400-450 पॉइंट दूर है, लेकिन इंट्राडे का स्टॉप लॉस दूर आ रहा है। क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस आपका 35,800 हो जाएगा। तो दीप पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन में एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जब हम 35,800 के नीचे बंद हुए हों। तो इसलिए आज मैंने क्लोजिंग स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ खींच लिया है 35,800। अब आइए आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो कायदे से होनी नहीं चाहिए। कल शॉर्ट पोजीशन के जो स्टॉप लॉस थे वो ट्रिगर हो चुके हैं आपके ऑलरेडी। 16,375 का दिया था, एग्जैक्टली वही हाई बनाया है। तो हो सकता है कुछ लोगों ने अभी भी इंतजार करने के हिसाब से रखा हो कि एक दिन और रुकते हैं, देखते हैं। तो अब आपका स्टॉप लॉस है 16,400। यहाँ पर इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस दोनों एक ही है। तो स्टॉप लॉसेज में भी आपको ये समझना होगा कि मार्केट के मूड और मूव के साथ किस तरह से आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना है, ये आना चाहिए। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही स्टॉप लॉस 36,350 के निकल कर आएंगे अब। तो ये है आपके लिए स्टॉप लॉस के लेवल, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पोजिशन पर। जी दीप। बिल्कुल सर, तो चलिए ये तो है आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स, पर अब बात करते हैं नई पोजीशंस की। क्या करना चाहिए सर आज? खरीदना चाहिए दीप, दो तरीके हैं। एक 16,250 16,300 की रेंज का इंतजार करें और इस रेंज में आए तो किसी से पूछे बगैर चुपचाप खरीद लें। 16,300 से मूड बनाएं, 280 पर और लें, 260 के आसपास और खरीद सकते हैं। टुकड़ों टुकड़ों में आप खरीदते रहें। स्टॉप लॉस दूर जो आज का है हमने इंट्राडे का रखा है 16,150 का, वही रहेगा। ऊपर के टारगेट 16,335 360, दो टारगेट तो अब विद इन रेंज के हैं। 400 450 दो नए टारगेट। दूसरा तरीका ये कि जो ज़्यादा सही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इस रेंज में आए तो कम से कम सुबह से आने के चांस कम है, दोपहर में आ जाए तो एक अलग बात है। तो अगर इस रेंज में नहीं आता है तो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए खरीदारी करने की राय, स्टॉप लॉस आपका होगा फिर सीधा 16,250 का, यहाँ से 100-125 पॉइंट नीचे माफ कीजिएगा। 16,250 के स्टॉप लॉस से खरीदना है। 16,400, 450, 475, 500, ये चार टारगेट के लिए खरीदारी करनी है आपको निफ्टी में। और मेरे ख्याल से अगर 16,300 फ्लैट खुलता है, ज़्यादा नीचे नहीं आता है, तो फिर स्टॉप लॉस 16,250, 15,250 नहीं, बहुत दूर हो जाएगा। 16,250 का स्टॉप लॉस को इसको चेंज कर लें। 16,250 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 16,400, 16,450, 16,475 और 16,500, ये आपके लिए सारे टारगेट्स हैं एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए निफ्टी में खरीदारी करने के लिए आज से। अब आइए निफ्टी बेचने की राय। 16,450, 16,500, ये है वो रेंज जहां पर आपको निफ्टी में बिकवाली करनी चाहिए। थोड़ा दूर का दे रहा हूं वो इसलिए कि थोड़ी सी रिस्की है। हो सकता है हम 16,400 के आसपास रुक जाएं, अटक जाएं, पॉसिबल है। लेकिन ठीक है, ऐसा कौन सा बेचना जरूरी है। अगर समझो वहां पर अटक कर आप थोड़ा नीचे आते भी हैं तो वहां खरीद लेंगे ना। सो बेचने की कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी करनी है। बेचकर कोई पैसा बन भी नहीं रहा, और बन भी रहा तो स्ट्रेस में। खरीद कर आराम से पैसा बन रहा है तो फोकस वहीं पर करिए। फिर भी जो लोग बेचना चाहते हैं, अच्छा कोई बेचेगा नहीं तो खरीदेगा, कोई खरीदेगा तो कैसे खरीदेगा और किससे खरीदेगा। इसलिए बेचने वालों की भी बाजार में उतनी जरूरत है जितनी खरीदने वालों की होती है। तो 16,450, 16,500 में आप बेचिएगा। 16,550 का स्टॉप लॉस है। 400 375 छोटे टारगेट, 350 300 मीडियम टारगेट और 280 का फाइनल टारगेट 16,280 तक, ये आपके लिए टारगेट हो जाएंगे निफ्टी पर खरीदारी और बिकवाली के लिहाज से। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ये तो रहे आपके लिए निफ्टी पर पोजीशंस। बैंक निफ्टी पर क्या करना है सर आज? खरीदना है। खरीदने के लिए बढ़िया रेंज है दीप, 35,700, 35,825। इस रेंज में अगर खुलता है, सुस्त खुल जाता है, थोड़ा नीचे आ जाता है, इस रेंज में ले लीजिए। 35,500 का स्टॉप लॉस है। स्ट्रिक्ट आपका क्लियर कट 35,925, 36,000, 36,100, 36,200 और 36,300, हर 100 पॉइंट ऊपर। ये तीन टारगेट है जिनके लिए बैंक निफ्टी में आपको करनी है खरीदारी। ठीक है। दूसरा तरीका बैंक निफ्टी में भी है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, और एग्रेसिव ट्रेडर्स को करना ही है कल के लो पर स्टॉप लॉस लगाना है 35,700 का। वहां स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी कर लीजिए, मेरे ख्याल से ये भी ठीक रहेगा। और 36,025 पहला टारगेट,
100 दूसरा टारगेट, 200 300 ये टारगेट तो है ही। इसके अलावा 36,400 और 36,475 तक के टारगेट और खुलते हैं एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, वहां तक के लिए आपको करनी है खरीदारी। अब आइए जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, अब शॉर्ट करने में डीप जो सबसे बढ़िया लेवल है वो शॉर्ट करने का 36,300 के आसपास का, ठीक है। 36,200 से मूड बनाइए आप बेचने का। 36,200 पर मूड माहौल को देखें, सपोज जैसे कि आपको डाउ 50 60 70 पॉइंट नीचे दिख रहा है, ठीक है, आपका 36,200 पे पहुंच गया बैंक निफ्टी, तो वहां पर भी एक चांस ले लीजिए। 36,300 पर ऐड कीजिए, 36,400 पे थोड़ा और ऐड कीजिए, टुकड़ों टुकड़ों में बेचिए। जिनको एक आध लोटी बेचना तो वो फिर एकदम परफेक्ट लेवल का इंतजार करें, 36,300 आया तो ही बेचना, नहीं तो नहीं बेचेंगे, है ना। ये रेंज 200 पॉइंट की बेचने के लिए 36,500 का स्टॉप लॉस है, क्लियर कट स्टॉप लॉस। नीचे का टारगेट जो बनेगा 36,025, 950, 35,950, 35,825 और 35,700 तक के टारगेट के लिए करनी है बिकवाली आपको ऊपर के लेवल पे। जी दी। तो सर आज अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर आप खरीदारी का मौका देख रहे हैं, तो यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, स्पेशली जो अग्रेसिवली मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल दीप, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा गैप से खुलेगा, हो सकता है ऊपर भी खुल जाए अभी तक के माहौल के हिसाब से, तो ठीक है ना। तो फिर एग्रेसिव ट्रेडर वाली स्ट्रेटेजी ही काम आएगी आपके लिए, क्योंकि देखिए क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको एग्रेसिव ट्रेडर वाली स्ट्रेटेजी कब होती है, जब है ना बाजार किसी बड़े लेवल के ऊपर निकल कर बंद होता है। अब आप देखिए, आप समझिए पिछले 6 दिनों से 16,200 16,300 के रेंज के ऊपर हम बंद नहीं हो रहे थे, करेक्ट। अब कल ऊपर बंद हुए हैं, लेकिन ऊपर कितना बंद हुए हैं, बहुत ऊपर, 65 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं, करेक्ट, 16,300 के लेवल पर। तो जब आप किसी एक रेंज को तोड़ते हैं और रेंज को तोड़कर बड़े लेवल के हिसाब से आप निकल जाते हैं, तो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए लेवल्स अलग निकल कर आते हैं। यही अगर आप 16,300 पर बंद हुए होते तो एग्रेसिव ट्रेडर की स्ट्रेटेजी नहीं आती थी। तो जब मैं ये बनाता हूं बैठ के शाम को, तो देर रात में, तो काफ़ी चीज़ें ये देखनी होती है कि जो ब्रेकआउट आया है या जिस लेवल के पार निकले तो कितना फोर्स से निकले, कितना दमखम से, कितना गैप से निकले, इससे बड़ा आपके लेवल निकल कर आते हैं। तो लेवल ऐसा नहीं अंदाज से दे देने का कि कुछ भी दे दिया। अल्टीमेटली आई एम श्योर कुछ लोग फॉलो करते होंगे, और जो फॉलो करते हैं उनके पैसे लगे, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सिंसियरली और सीरियसली उनको हम मेहनत करके निकाल कर दें। अल्टीमेटली हमारे बोलने में कुछ नहीं जाता, लेकिन जिन्होंने ट्रेड लिया है, जो फॉलो कर रहे हैं, उनके पैसे दाव पर लगे होते हैं। तो इसलिए दीप, ये सारी चीज़ें जब मैं बैठता हूँ लेवल निकालने के लिए, तो ये देखता हूँ कि ब्रेकआउट आया भी है तो कितना फोर्स से आया है, कितने समय के बाद आया। जितने ज़्यादा समय के बाद आए वो उतना मजबूत होता है, जितने फोर्स से आए, जितने बड़े गैप से फिर ऊपर बंद हो, वो उतना मजबूत होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो लेवल्स और स्टॉप लॉसेस वगैरह कैलकुलेट करने में आगे काम आती है। जी बिल्कुल सर, तो ये है आपके लिए पूरी डिटेल्स और क्यों आपको अग्रेसिव मौके मिल सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पर। सर एक और अच्छी बात हुई है, बैन लिस्ट लगातार दूसरे दिन छोटी हुई है। कल हमने देखा था सेल बैन से बाहर आया था, आज नैल्को भी बैन से बाहर आ गया है। तो सन टीवी, IB हाउसिंग, कैनरा, RBL और PNB, ये हैं स्टॉक्स जो बैन में रहेंगे आज के ट्रेड के लिए। अच्छा सर, डेटा भी थोड़ा समझाएं, क्योंकि वीकली एक्सपायरी थी, थोड़ा FIs की कैश में बिकवाली हुई है, बट इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स के बढ़िया आंकड़े आए हैं सर। एक बात तो ये है कि वीकली एक्सपायरी में भी डेटा ऐसे होने लगे इतने बड़े बड़े, कभी एक ज़माने में मंथली में नहीं होते थे। कल मैं देख रहा था 1,30,00,000 शेयर कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, अरे बाप रे, इतने ज़्यादा डेटा। लेकिन मज़ा आता है, जितने ज़्यादा डेटा होते हैं दीप, उतना है ना एनालिसिस करना आसान हो जाता है। तो अब कल के डेटा में बताऊँ, 200 करोड़ की कैश में बिकवाली की FIs ने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 575 करोड़ के सामने स्टॉक फ्यूचर्स खरीद लिए। तो नेट स्टॉक्स में 300 साढ़े 300 करोड़ की खरीदारी है। सामने 888 888 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स भी FIs ने खरीदे हैं। तो कल FIs ने इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग की है, लॉन्ग पोजीशन भी बनाई है, स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशन बनाई है। कल के डेटा हाल ही के दिनों के दी, फिर से ध्यान से सुनिएगा, और मैं अंडरलाइन करके बोल्ड लेटर में बोल रहा हूँ। बोल्ड लेटर में बोलने का कोई सिस्टम ही नहीं है। अच्छा, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि पिछले 5-7 दिनों में क्वालिटी वाइज डेटा कल सबसे बढ़िया थे। दिक्कत एक ही है, मेन डेटा पे और बुलिश हो सकता था, लेकिन दिक्कत एक ही, कल के डेटा में थोड़ा बहुत वीकली एक्सपायरी का हाथ है। लेकिन आपको याद होगा पिछले 2 दिन से हम ये कहने कि FIs ने अपना बिकवाली का हाथ रोका है, और हमारे लिए उतना ही काफ़ी है। वो बेचे ना, खरीदने का काम तो
हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स कर ही रहे हैं और सक्सेसफुली कर रहे हैं, तो खरीदने में कहीं कोई समस्या है नहीं। बिकवाली की समस्या है, तो बिकवाली से जो इन्होंने हाथ रोका है वो अच्छा है। बिकवाली से हाथ रोका है लोकल फंड्स ने भी, उनकी भी 300 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है, वो भी अच्छा है। और कल आई एम श्योर ज्यादातर लोगों के चेहरे फिर से खिल गए होंगे। जो लोग 2 दिन से ऐसा मुंह लटका कर उदास होकर, कुछ मुंह लटका कर, कुछ मुंह फुलाकर, कुछ तो निराश होकर, कुछ गुस्से में, दोनों तरह से जो बैठे हुए थे, अरे ये क्या हो गया, 10% हमारा स्टॉक गिर गया, 20% गिर गया, 25% गिर गया। और देखिए आपको एक भी दिन हमने निराश होने नहीं दिया, कॉन्फिडेंस हिलने नहीं दिया, स्ट्रांगली बोला है 15 से 25% जिन अच्छे शेयरों में आपको करेक्शन मिल गया हो वहाँ पे खरीदिए। कल किस तरह की रिकवरी आई मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आपकी आंखों के सामने है। सो इसलिए डरिए घबराइए मत, होगी मंदी भी जरूर होगी, किसी न किसी दिन तो होगी, लेकिन अगर रोज बोलते रहेंगे तो किसी न किसी एक दिन तो हम सही पड़ेंगे। वो तरीका नहीं है। तरीका ये है कि जब जरूरत होगी, जब आपको सावधान करना होगा, जब आपको ये कहना होगा कि छोड़ छाड़ के चले जाइए, वो टाइम आएगा, जब आएगा तब बताया जाएगा। तो अभी आप बने रहिए, अभी भी थोड़ा है बाकी, जोश बाकी है। सो ओवरऑल मेरे ख्याल से डेटा बेहतर है दीप, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं जी। बिल्कुल, तो डेटा तो बेहतर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नजर रखिए यहाँ पर आज कैसा एक्शन रहेगा। सर, वायदा कारोबार के लिहाज से कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के लिए? कुछ खास नहीं, 16,300 तुरंत सपोर्ट है, 16,500 पर, 16,400, 16,500 पर हल्की फुल्की रुकावट है। बैंक निफ्टी पर 36,000 मेक और ब्रेक लेवल है। डेटा थोड़े कम है, आज सीरीज की वीकली शुरुआत है, डेटा मंडे से बनना शुरू होंगे ज़्यादा, तो बस बाकी लेवल्स हम डिस्कस कर ही चुके हैं जी। बिल्कुल सर, तो चलिए ये है आपके लिए आज का पूरा सेटअप। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें सर, उससे पहले आज ऑटो स्टॉक्स पर भी आपका व्यू लेना था। कल आपने ओपनिंग पर ही कह दिया था कि ऑटो स्पेस पर आपको रखनी है नजर, और आज तो प्रधानमंत्री मोदी ऑफिशियली नेशनल स्क्रैपेज पॉलिसी भी लॉन्च कर रहे हैं। कितना अहम रहेगा ये मूव ऑटो सेक्टर के लिए सर? बड़ी बात है दीप, इसमें कोई डाउट नहीं। और मुझे नहीं पता था कि ये इवेंट होने वाली है, लेकिन कल से ऑटो स्टॉक्स ने रिजल्ट्स की वजह से या फिर और किसी वजह से ये मूव जो देना शुरू किया। देखिए ये ऑटो सेक्टर के लिए बड़ी गेम चेंजर पॉलिसी है, और स्क्रैपेज पॉलिसी जो आज आएगी उससे काफ़ी हद तक क्लैरिटी आएगी। पता चलेगा कि आगे किस तरह से जो पुराने व्हीकल्स हैं वो धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। दोनों ही पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, उनके लिए एक क्लियर कट पॉलिसी होगी, और ऑटो इंडस्ट्री के लिए ये एक बड़ा बूस्टर साबित होगी। वैसे भी ऑटो इंडस्ट्री अच्छे मूड में है, अच्छी ग्रोथ आ रही है। वापस से लॉकडाउन खत्म होने के बाद धीमे धीमे जिस तरह से लोगों का खर्चा करने का चलन बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि ये पॉलिसी और बूस्ट देने का काम करेगी। और सबसे बड़ी बात दीप इसमें जो है वो ये है कि हम लंबे समय से, मेरे ख्याल से पिछले 1.5-2 साल से हम सुन रहे हैं कि स्क्रैपेज पॉलिसी आने वाली, लेकिन कुछ कोविड की वजह से, कुछ और कारणों से फाइनल नहीं हो पाई। लेकिन अब फाइनली आज गांधीनगर में प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और आपके सामने रखेंगे। सो आई एम श्योर ये ऑटो सेक्टर के लिए अच्छी खबर है, बढ़िया खबर है, दोनों ही तरह के लिए। पैसेंजर व्हीकल्स वाली कंपनियां, कमर्शियल व्हीकल्स वाली कंपनियां स्पेशली, और तीसरा जो कमर्शियल व्हीकल्स को फाइनेंस करने वाली कंपनियां, उनके लिए भी अच्छी खबर है। तो मेरे ख्याल से एक क्लैरिटी आना, पॉलिसी सामने आ जाना इस सेक्टर के लिए बेहद अच्छी बात है। और आई एम श्योर कल की तेजी के बाद आज ऑटो स्टॉक्स फिर से चलेंगे, ऑटो स्टॉक्स में अच्छा एक्शन दिख सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं जी। बिल्कुल सर, तो चलिए आज ऑटो सेक्टर पर फिर से लगाइएगा नज़र, और 3 ऑटो कंपनीज के नतीजों का भी आपको रिएक्शन आने वाला है, तो ऑटो सेक्टर आज आपको फिर से फोकस में दिखेगा। पर और कौन से सेक्टर्स हैं और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रखनी है नज़र, आइए इनके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। हमारी रिसर्च टीम है तैयार, वरुण, देवांशी, मानसी और साथ ही आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और कुछ पोस्ट मार्केट नतीजे कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीप। तो सबसे पहले तो नतीजे काफी सारे आने वाले हैं, उसको आप ट्रिगर्स में याद रखिएगा, क्योंकि अब ऑलमोस्ट आपका रिजल्ट सीजन जो एंड पे पहुंच चुका है और केवल 1500 कंपनीज बची है जो कि अगले 2 दिनों में अपने नतीजे घोषित करेगी, जिसमें से करीब 800 से ज्यादा कंपनीज जो है वो आज अपने नतीजे घोषित करेगी, जिसमें एआई है, इंजीनियरिंग, एक्सो नोबल है, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, जागरण प्रकाशन है, उत्तम शुगर है, टेक सोल्यूशंस। तो इन सभी कंपनीज पे आपको अपनी नजर रखनी है। वही बजाज हेल्थ केयर शेयर विभाजन पे बोर्ड की बैठक है, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। स्टार सीमेंट शेयर बायबैक पे कंपनी विचार करने वाली है, तो ये इंपॉर्टेंट टिगर है इस कंपनी के लिए। और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की 5वीं किस्त जो है वो आज बंद होने वाली है। कुछ कैश के रिजल्ट्स इसमें अल्बर्ट डेविड, नतीजे काफी बेहतरीन है इस कंपनी के। रेवेन्यूज 50% बढ़े हैं, 81 करोड़ पे आए हैं। एबिटा फ्रंट पे नुकसान से मुनाफे में आई है कंपनी, 4 करोड़ के घाटे के मुकाबले 10 करोड़ का मुनाफा किया है। और बॉटम लाइन में भी
1 करोड़ के घाटे के मुकाबले 10 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने किया है, तो दमदार नतीजे हैं। हालांकि आशियाना हाउसिंग यहाँ थोड़े नतीजे कमजोर है। रेवेन्यूज फ्लैट रहे हैं 36 करोड़ से बढ़ के 38 करोड़, लेकिन एबिटा फ्रंट पे 6 करोड़ 15 लाख का कंपनी ने नुकसान किया और बॉटम लाइन पे 6 करोड़ 30 लाख का कंपनी ने नुकसान किया है। जो नुकसान है ईयर ऑन ईयर वो बड़ा है, तो उसका इम्पैक्ट आज आपको स्टॉक पे देखने मिलेगा। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ नतीजे, पर कुछ और नतीजे हैं देवांशी के पास भी। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले ईआईडी पेरी यहाँ पे नतीजे इस बार थोड़े से मिले जुले रहे थे। उनकी जो कुल आय है वो 5% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा इस बार फ्लैट रहा है 435 करोड़ पे। मार्जिन इस बार 10% पे आते हुए दिखे और मुनाफे में एक बड़ा जंप आपको देखने मिला है। इसके साथ ही गुजरात पिपावाव यहाँ पे भी आप नजर रखिए, क्योंकि जो कुल आय है वो 1% तक कम होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे में 7% तक की गिरावट है। मार्जिन इस बार कम होते हुए दिखे और जो मुनाफा है वो भी 30% से गिरा है। कमजोर नंबर्स यहाँ पे गुजरात पिपावाव के आए हैं। जीआर इंफ्रा कुल आय 66% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा बढ़ा है करीब 8% से। मार्जिन इस बार बढ़ते हुए दिखे हैं 18.5% से बढ़कर 21% पे आते हुए दिखे और जो उनका कुल मुनाफा है वो दुगना होता हुआ दिखा है। 100 करोड़ से बढ़ा है 22 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। इसके साथ ही डिश टीवी इस बार इनकी जो आय है वो 13% तक कम होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा इस बार 21% तक कम होता हुआ दिखा है। मार्जिन इस बार 60% पे आते हुए दिखे हैं और जो मुनाफा है वो 35% से कम होता हुआ दिखा है। इंजीनियर्स इंडिया ऑपरेशनली नंबर्स इस बार अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। इनकी जो कुल आय है वो 57% तक बढ़ी है। कामकाजी मुनाफा इस बार एक बड़ा जंप आपको आता हुआ दिखा है। इसमें 106 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, 23 करोड़ से बढ़कर। मार्जिन 5% से बढ़े हैं, 14.5% पे आते हुए दिखे हैं। और आप देखिए इस बार जो मुनाफा है 2.68 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। यहाँ पे एक बड़ा डाउनफॉल आपने देखा है, लेकिन इनकी जो जेवी है इसके चलते ये घाटा आता हुआ दिखा है। ITI कमजोर नंबर्स इस तिमाही में आते हुए दिखे। इनकी कुल आय 39% से बढ़ी है, लेकिन कामकाजी घाटा 44 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, 60 करोड़ से कम होके। और जो कुल घाटा है वो कम जरूर हुआ है, लेकिन 88 करोड़ का लॉस कंपनी ने बुक किया है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ और नतीजे। मानसी से भी जानते हैं उनके पास नतीजों की लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं। मॉर्निंग मानसी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। मिधानी नतीजे अच्छे रहे हैं। यहाँ पर कंपनी का मुनाफा, इनफैक्ट कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। जहां करीब 1 करोड़ का घाटा था, अब 19 करोड़ का मुनाफा कंपनी देख रही है। आय 114 करोड़ और मार्जिन 5% से सीधा 23% पर जाते हुए दिखे हैं। रेलटेल के नतीजे कमजोर रहे। कंपनी की आय में करीब 30% की गिरावट। कामकाजी मुनाफा 18% टूटा। मार्जिन 17% से 19.5% पर जरूर दिखे, लेकिन मुनाफा जो है वो भी 29% टूटता हुआ दिखा है। RVNL कंपनी की आय 33% बढ़ी है। कंपनी का मुनाफा 68% बढ़ा है। कामकाजी मुनाफा 61% बढ़ा है और मार्जिन 4.9 से 5.9% पर जाते हुए तो RVNL के नंबर्स पॉजिटिव रहे। साथ ही सांघी इंडस्ट्रीज, इनके नतीजे भी मजबूत रहे, क्योंकि कंपनी की आय में करीब 90% की बढ़त 282 करोड़ की आय पोस्ट की है। मार्जिन 25.2% से 23.5% पर है और मुनाफा जो है 6 करोड़ से सीधा 22 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हुडको के नतीजे मजबूत है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है 12% बढ़ती हुई दिखी और मुनाफा जो है यहाँ पर बड़ा जंप है। 203 करोड़ से कंपनी का मुनाफा सीधा 405 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। और अंत में उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के नतीजे कमजोर है। नेट इंटरेस्ट इनकम में 13% की गिरावट और नुकसान कंपनी फिलहाल देख रही है 83 करोड़ का। ओके, तो ये हैं कुछ और नतीजे। वापस चलते हैं वरुण के पास, क्योंकि नतीजों की है लंबी लिस्ट। वरुण, बताइए आपके पास और कौन से नतीजे हैं। डेफिनेटली दीप, तो गोवा कार्बन घाटे से मुनाफे में आ गई है। एबिटा फ्रंट पे भी अगर आप देखेंगे तो 2.5 करोड़ के घाटे के मुकाबले 4.5 करोड़ का मुनाफा किया और बॉटम लाइन में 5 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी ने 10 करोड़ का मुनाफा किया है, तो नंबर्स अच्छे हैं। राष्ट्र केमिकल एंड फर्टिलाइजर RCF, यहाँ पे नतीजे अच्छे हैं। सेल्स जो है 47% बढ़ी है। मार्जिन में बढ़ोतरी है 6% से बढ़ के 8%। मुनाफा जो है 19 करोड़ से बढ़ के सीधे 207 करोड़ पे आया है। NFL यहाँ पे हालांकि नतीजे कमजोर है। सेल्स 7% गिरी है, मार्जिन गिरे हैं 11% से 3.5% पे आए हैं और कंपनी ने 94 करोड़ का घाटा किया है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 108 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया था। गुडियर इंडिया यहाँ पे ठीक ठाक अच्छे नतीजे हैं। सेल्स जो 135% बढ़े, 534 करोड़ पे आया है। एबिटा मार्जिन 8.2% पे आया है और यहाँ पे कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। 4 करोड़ के घाटे के मुकाबले 27 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है। मिंडा कॉप नतीजे स्ट्रॉन्ग है।
जो सेल्स है 214% बढ़ी है। एबिटा फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो घाटे से मुनाफे में आई है। 19 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी ने 31 करोड़ का मुनाफा किया है और बॉटम लाइन में 36 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी ने 7 करोड़ का मुनाफा किया है। और हैरिसन मलयालम यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग नतीजे हैं। सेल्स 50% बढ़ी है। एबिटा फ्रंट पे 3 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी ने करीब 5 करोड़ का मुनाफा किया है और बॉटम लाइन में 8 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी ने 2 करोड़ का मुनाफा किया है। तो इसका इम्पैक्ट भी आज स्टॉक पे होगा। ओके, तो ये है आपके लिए नतीजे, फाइनल सेट ऑफ नतीजे। और कुछ आईपीओ अपडेट्स के लिए चलते हैं वापस हम देवांशी के पास। देवांशी बताइए। जी बिल्कुल, आप देखिए जेबीएम फॉडलर कमज़ोर नतीजे इस तिमाही में आते हुए दिखे हैं। इनकी जो कुल बिक्री है वो 257% तक बढ़ती हुई ज़रूर दिखी है, लेकिन एक्सपेंसेस बढ़े थे और घाटा कंपनी को 18 करोड़ का आता हुआ दिखा है। हालांकि घाटा कम होता हुआ दिखा है। इसके साथ ही गुजरात जीएनएफसी, इस पर भी आप नज़र रखिए, जहाँ पे इनकी जो कुल बिक्री है वो 100% तक बढ़ती हुई दिखी है, यानी कि दुगनी हुई है 700 करोड़ से 1394 करोड़ पर। इसके साथ ही कामकाजी मुनाफा इस बार 392 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। पिछले साल कामकाजी घाटा कंपनी ने पोस्ट किया था। मार्जिन 28% दर्ज किए हैं और जो मुनाफा है वो इस बार 242 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। इसके साथ ही एमएसटीसी यहाँ पे भी नजर रखे, थोड़े से कमजोर नतीजे हैं। कुल बिक्री 15% तक घटती हुई दिखी है, मुनाफे में 55% तक की गिरावट है और कामकाजी मुनाफा इस बार 56 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। हालांकि पिछले साल कामकाजी घाटा था, तो वो एक अच्छी बात एमएसटीसी के लिए। मार्जिन 21% पे कंपनी ने दर्ज किए हैं। आईपीओ अपडेट्स पर नजर कर लेते हैं। कल दोनों कंपनीज एप्टिस और कैनप्लास सनमर, इनका आखिरी दिन था आईपीओ का। हमने देखा कैनप्लास सनमर को 2.17 टाइम्स इनका जो कुल आईपीओ है वो सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। क्यूआईबी से 2.7 टाइम्स का रिस्पांस था और रिटेल से 2.3 टाइम्स का रिस्पांस मिलता हुआ दिखा है। इसके साथ ही एप्टिस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे भी आखिरी दिन पे 17.2 टाइम्स इनका आईपीओ भरता हुआ दिखा है। क्यूआईबी और रिटेल से अच्छा रिस्पॉन्स इस आईपीओ को भी मिलता हुआ दिखा है। तो इन दोनों स्टॉक्स पर भी आपको नजर रखनी है। बिल्कुल, तो ये हैं आपके लिए आईपीओ अपडेट्स भी, और फिर अगले हफ्ते लिस्टिंग्स भी शुरू हो जाएंगी, तो वहां पर भी हमारी रहेगी नज़र। आइए मानसी से कुछ खबरों के बारे में भी जान लेते हैं। मानसी बताइए। दीपांशु, 3 खबरें हैं मेरे पास। टाटा मोटर्स से शुरुआत करूंगी। इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार के लिए कंपनी 7,500 करोड़ के फंड जुटाने की तैयारी में है। इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार की कुल अनुमानित वैल्यू जो है करीब 35,000 करोड़ आंकी जा रही है। कंपनी ग्लोबल फंड्स के साथ फंड्स जुटाने की बातचीत फिलहाल कर रही है। ब्लैकस्टोन, टीपीजी कैपिटल, केकेआर से संपर्क फिलहाल किया गया है। कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार को स्टेप डाउन सब्सिडरी में ट्रांसफर कर सकती है और मार्च में शेयर धारकों ने पैसेंजर व्हीकल कारोबार को अलग करने की मंजूरी दी थी। तो इस खबर के चलते टाटा मोटर्स पर नजर रहे। और औरोबिंदो फार्मा, क्रोनस फार्मा में 51% हिस्सेदारी के लिए 420 करोड़ निवेश करने की यहां पर योजना कंपनी बनाकर चल रही है। वेटेरिनरी फार्मा प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है जिसमें निवेश किया जाएगा। इंटरग्लोब एविएशन और स्पाइस जेट पर फोकस रखिए। एविएशन मिनिस्ट्री ने मौजूदा क्षमता बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। क्षमता 65% से बढ़ाकर 72.5% करने की अनुमति यहां पर दी गई है। यूके और भारत के बीच फ्लाइट्स जो हैं इस खबर से दोगुनी होती हुई दिखेगी। इस फैसले से दोगुनी होगी। प्रति हफ्ते मौजूदा 30 फ्लाइट से अब बढ़कर 60 फ्लाइट्स उड़ेंगी। 16 अगस्त से ये नियम लागू होते हुए दिखेंगे। ओके, तो एविएशन काउंटर्स पर आपको फिर से रखनी है नज़र। कल अच्छी मूव आती हुई दिखी थी क्योंकि बोइंग 737 मैक्स भी जल्द उड़ान भरने के लिए फिर से है तैयार। वरुण के पास भी कुछ फाइनल खबरें और फंड एक्शन है। वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, तो फाइनल 2 खबरें हैं। एक तो एनएमडीसी, कल इस कंपनी के नतीजे आ चुके थे, लेकिन इस कंपनी के प्रेजेंटेशन में दिखाया गया है कि राधाकिशन दमानी जी ने इस कंपनी में स्टेक बढ़ाया है। जुलाई में जो अब उनकी पूरी हिस्सेदारी है, नंबर ऑफ शेयर्स है 54.26 लाख हो चुके हैं। मार्च में 34 लाख से, यानी कि करीब 20.26 लाख शेयर जो है उन्होंने मार्च से जुलाई के बीच में अतिरिक्त खरीदे हैं। और सबसे आखिरी में यहाँ पे एक बल्क डील है। स्टोवेक इंडस्ट्रीज में प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने करीब 16,214 शेयर्स बेचे हैं। 2,601 रुपए के भाव पे ये सौदा हुआ है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए फिर देख लेते हैं ब्रोकरेजेस का व्यू आज कहां पर है। चलते हैं आशीष के पास एफआईआर के लिए। मॉर्निंग आशीष, बताइए आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं।
गुड मॉर्निंग दीपांशु। आयशर मोटर्स यहाँ पर नजर रखेगा। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा, हालांकि जो लक्ष्य है 3250 से काटकर 3200 कर दिया है। 2615 कल की क्लोजिंग है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, 3145 पर लक्ष्य को बरकरार रखा गया है। बर्नस्टीन आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 2970 रुपये के लक्ष्य लिए। यूबीएस का मानना यह है कि आगे जाकर जो है, क्योंकि प्राइस हाइक हो गया, इसके लिए मार्जिन को सहारा देखने को मिल सकता है। और मॉर्गन स्टैनली जैसा कि मैंने बताया कि वो भी आउटलुक को लेकर थोड़ा सा बुलिश नजर आ रहा है। टाटा स्टील यहाँ पर नतीजे अगर आप देखें तो यूरोपियन कारोबार पर थोड़ा सा प्रेशर, लेकिन स्टैंड अलोन नतीजे जो है लगभग अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिले। जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं और लक्ष्य इन्होंने बढ़ाया है, 1610 से बढ़ाकर 1810 कर दिया है। जेफरीज खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं 1500 रुपये के लक्ष्य ने। इसके अलावा अगर आप देखें तो सीएलएससी ये भी स्टॉक पर सुपर बुलिश नजर आ रहे हैं, 1750 रुपये का ऊंचा लक्ष्य दिया खरीदारी किराए के साथ। 1435 कल की क्लोजिंग है। और जेपी मॉर्गन जैसे कि मैंने बताया कि इन्होंने जो है टारगेट प्राइस रेज किया, 1610 से बढ़ाकर 1810 रुपये कर दिया है। और बिंदु फार्मा यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है, कह रहे कि तिमाही दर तिमाही अगर आप देखें तो यूएस कारोबार में करीब 6% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो इन्होंने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 1170 रुपये के लक्ष्य के लिए। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 1230 रुपये का लक्ष्य दिया है। 826 जो है कल की क्लोजिंग है। भारत फोर्ज यहाँ पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और लक्ष्य 960 से बढ़ाकर 1050 कर दिया। 827 कल की क्लोजिंग है। सिटी इस स्टॉक पर बेरिश है, बिकवाली की राय दे रहे हैं, 610 रुपये पर लक्ष्य को बरकरार रखा है। पेज इंडस्ट्रीज कल बाजार बंद होने के समय नतीजे आए थे, मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आई है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 23,500 रुपये के लक्ष्य लिए। 32,454 की कल की क्लोजिंग है। जेएसपीएल नतीजों के बाद रिपोर्ट आई है मैक्वायरी की तरफ से, जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 556 रुपये के लक्ष्य लिए। 424 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। हिंडाल्को पर भी नजर रखेगा, मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य बढ़ाकर 526 कर दिया है। 440 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि आगे जाकर क्षमता विस्तार से कंपनी को फायदा देखने को मिलेगा। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर होल्ड की रेटिंग दी है जेफरीज ने और लक्ष्य दिया 3130 रुपये का। 2783 की कल की क्लोजिंग है। बीपीसीएल नतीजों का इम्पैक्ट यहाँ पर खरीदारी की राय दी जेफरीज ने, 520 रुपये का ऊंचा लक्ष्य दिया है। 448 कल की क्लोजिंग है। और अंत में अशोक लेलैंड, यहाँ पर भी जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 150 रुपये के लक्ष्य लिए। 133 जो है कल की क्लोजिंग है। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर रहेगा आज एक्शन। एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। लंबी लिस्ट है रिजल्ट्स की आज, जल्दी से करते हैं शुरुआत। अच्छे नतीजे, वैल्यूएशंस भी ठीक है, महंगे नहीं, बताएं। सर 600 कंपनीज का नंबर्स आया था कल तो उसमें से मैं जितना छोटा कर सकता उतना कोशिश करूंगा सर। तो अच्छी कंपनीज और इनएक्सपेंसिव वैल्यूएशन सर। और ऑनेस्टली ऑन टॉप ऑफ माय माइंड इट कम्स रेडिंगटन एंड थायरोकेयर सर, क्योंकि रेडिंगटन एक ऐसा कंपनी है जो बहुत लोग बात नहीं करते हैं, बहुत कम लोग बात करते हैं, बट व्हाट अ सुपर कंपाउंडर सर। क्योंकि सेल्स ग्रोथ 26% आया सर, एक्सपेक्टेशन था 18% आएगा। और याद रखिए ये सेकंड कोविड वेव क्वार्टर था। एबिटा 350 करोड़ के आसपास आया, 300 करोड़ एक्सपेक्टेड था, सो 15% का बीट वहां पे आया सर। ये कंपनी इस क्वार्टर में आरओसी 52% किया, 52% आरओसी किया। 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ऑलमोस्ट 2750 करोड़ इसके पास नेट कैश पड़ा है। एक्स कैश अभी भी ये स्टॉक 10 टाइम पे ट्रेड करता है सर। हम लोग सब ना ऑनेस्टली रोज रेडिंगटन यूज करते हैं। इसका 30% रेवेन्यू एप्पल से आता है, 14% एचपी से आता है, 9% डेल से आता है, 8% लिनोवो से आता है, 6% सैमसंग से आता है। सो अगर आप वी ऑल यूज रेडिंगटन एवरी सिंगल डे। दूसरा सर थायरोकेयर, आई नो डील हो चुका है, स्टॉक भागा भी था, बट आई थिंक कंसोलिडेट कर गया है लास्ट 1-1.5 महीने में। बट इसके नंबर्स बहुत अच्छे आए थे कंपेयर टू व्हाट एक्सपेक्टेशंस ऑन द स्ट्रीट वाज सर। सर एबिटा 38% ऊपर आया, क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, वाई देखेंगे 7.5 गुना हो गया। 60 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड था एबिटा आया, उसके सामने 70-72 करोड़ का एबिटा आया। 39% एक्सपेक्टेड था इसका एबिटा मार्जिन आया, उसके सामने 43.3 का आया। आई थिंक दिस स्टॉक हैज डन नथिंग पोस्ट द डील। आई थिंक इंपॉर्टेंट टू सी व्हाट इट डज टुडे। जेबी केमिकल सर, फार्मा स्पेस में बहुत कम मिड कैप फार्मा कंपनीज हैं और मैंने देखा बार बार कि जो इंडिया फोकस्ड फार्मा कंपनीज है वो ज्यादा अच्छा कर रही हैं। इंडिगो कल हमने बात किया, जेबी केमिकल्स आज सर ये कंसिस्टेंटली स्लो एंड स्टेडी कंपाउंडर बन रहा है सर जेबी केमिकल्स। बाकी 135 करोड़ का एबिटा एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 164 करोड़ का 164 करोड़ का एबिटा आया, मतलब कि मार्जिन 27% हो गए, एक्सपेक्टेड था कि 25% आएंगे। संदूर मैंगनीज अगेन वी ऑल न्यू कि हमें नंबर्स बहुत अच्छे आएंगे, ये कमोडिटी वेव चल रही है।
बट सर बाकी एबिटा 250 करोड़ आना कंपेयर टू 135 करोड़ क्वार्टर इज अ बिग अचीवमेंट। बाकी आपने एक क्वार्टर में कुछ 120 करोड़ एबिटा ऐड कर लिया है। मार्जिन अभी 53% हो गया है। आई एम श्योर कि हाँ इससे ज्यादा मार्जिन नहीं जा सकते हैं, बट सर वैल्यूएशन अभी भी अट्रैक्टिव है। 2000 करोड़ का इसका मेरे ख्याल में एंटरप्राइज वैल्यू बनता है, उसके सामने 500 करोड़ का तो टीटीएम एबिटा करता है, तो 4 टाइम पे ईवी एबिटा पे कंपनी मिल रही है। सुंदरम फास्टनर सर, आई थिंक ऑटो एंसिलरी वाज अ बिग डिसअपॉइंटेड। हमें सबको मालूम था कि ऑटो एंसिलरी हुआ, होम बिल्डिंग हुआ, खराबी आएगा, बट अगर मैं उस पैक में देखूं तो आई थिंक सुंदरम फास्टनर्स डिड वेरी वेरी वेल कंपेयर टू द अदर ऑटो एंसिलरी प्लेस। ग्रॉस मार्जिन क्वार्टर बढ़ा सर, एबिटा मार्जिन स्टेबल रहा क्वार्टर, सो कंपेयर टू द पेयर्स इट डिड वेरी वेरी वेल। सर दो कंपनीज मजगांव डॉक और अंजनी पोर्टलैंड और टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। आई थिंक मजगांव डॉक सर इट्स अ शिप बिल्डिंग कंपनी, और क्वार्टर नंबर देखिए सर आप, क्वार्टर 4% से ऑलमोस्ट 6% मार्जिन हो गए हैं। 43 करोड़ से 70 करोड़ एबिटा हो गया, 1100 करोड़ से 1200 करोड़ सेल्स हो गया। और पैड सर आप मत देखिए, बिकॉज पैड में अदर इनकम का कंपोनेंट है। लास्ट क्वार्टर उसका 270 करोड़ का कुछ अदर इनकम था, इस बार ओनली 70 करोड़ का है, तो 200 करोड़ का वो अदर इनकम कंपोनेंट है, इसलिए आपको पैड कम देखेगा, बट इट डिड वेरी वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड एबिटा। अंजनी सुपरलैंड, अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट सर, आई थिंक अगेन सीमेंट में बहुत ज्यादा कुछ बहुत बेहतरीन नहीं हुआ, जैसे हमने श्री सीमेंट के नंबर्स देखे, बट छोटे कंपनीज में अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट स्टूड आउट फॉर मी। 26% से 29% क्वार्टर एबिटा हुआ, 34 करोड़ से 44 करोड़, 34 करोड़ से 44 करोड़ से एबिटा हुआ। ग्रेट थिंग। एक एंसिलरी कंपनी है सर, अगर कैपिटल गुड्स पे किसी को एंसिलरी कंपनी देखनी है, टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड्स हुआ, टेक्सटाइल हुआ, बिकॉज ये ड्रम क्लोजर्स हुआ, स्कैफोल्डिंग हुआ, कॉटन यार्न हुआ, फैब्रिक हुआ, गारमेंट्स हुआ, उनके इंजीनियरिंग सर्विसेज करती है, मगर इट्स इंजीनियरिंग प्ले। टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज सर, इसके नंबर क्वार्टर की बात कर रहा हूं मैं, 64 करोड़ एबिटा से ऑलमोस्ट 100 करोड़ एबिटा हुआ, 18% से 24% इसका एबिटा मार्जिन हुआ, और अभी भी ये सर कुछ 11 टाइम टीटीएम ईपीएस पे ट्रेड करती है। बट इफ आई टू पिक टू नेम्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे और बड़ी कंपनीज हैं, दैट हैज टू बी रेडिंगटन एंड थैरोकेयर एंड जेबी केमिकल्स। ओके, जेबी केमिकल्स, रेडिंगटन, बहुत ही बेहतरीन नंबर्स आपके सामने आते हुए दिखे हैं। आइए अब नतीजे जो थोड़े से कमजोर हैं और या फिर अच्छे भी हैं लेकिन शेयर हैं महंगे, बताएं वरिंदर। सर ट्राइडेंट सर, आई थिंक दिस इज अ कॉटन इन्वेंटरी पुश व्हिच इज हैपनिंग इन द टेक्सटाइल स्पेस। हमने देखा केपीआर के साथ, हमने देखा वर्तमान के साथ, हमने देखा इंडो काउंट के साथ। अभी ट्राइडेंट के नंबर भी बहुत शानदार आए थे। 17% जो उसका एबिटा मार्जिन था क्वार्टर वो बढ़ के 26% हो गया है। आई थिंक सस्टेनेबल मार्जिन हमारे हिसाब से कुछ 20-21% होने चाहिए जब ये नया प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो जाएगा क्वार्टर 3 से। अगर आप इस स्पेस को ट्रैक कर रहे हो तो डेवलपमेंट्स फ्रॉम चाइना और डिमांड आउटलुक फ्रॉम यूएस एंड यूरोप आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, बट टू बी ऑनेस्ट ट्राइडेंट इज नॉट द चीपेस्ट स्टॉक्स इन दैट स्पेस है। अभी ये 20-22 टाइम पे ट्रेड करता है, वर्तमान 10-11 टाइम पे ट्रेड करता है, सो यू कैन चूज व्हाटएवर योर पिक इज। ओके, ये तो ट्राइडेंट के हुए, लेकिन कमजोर रिजल्ट्स सर इसमें बड़े स्टॉक्स हैं आज, ठीक है ना। बाकी औरोबिंदो फार्मा, ऑनेस्टली फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट सर। आई थिंक इसने जो रिलेटेड पार्टी डील की है कि इसने 51% एक रिलेटेड पार्टी कंपनी में 420 करोड़ में उस कंपनी को खरीदा है, जो इसी की कंपनी थी, और उस कंपनी का सेल्स सर 11 करोड़ है। सो ये 15-16 टाइम जो भी है आपने मार्केट कैप टू सेल्स दे दिया इस कंपनी का, जो आप ही कंपनी है। सो आई थिंक मगर रिजल्ट्स भी कमजोर थे। 1300 करोड़ का एबिटा एक्सपेक्टेड था, जिससे हमने 1200 करोड़ आया, तो रिजल्ट्स भी कमजोर थे। बट आई थिंक दिस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो हुआ, आई थिंक दिस इज अननर्विंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स। हीरो मोटर्स मालूम था खराब आएंगे, बट आई थिंक उम्मीद से भी खराब है। 10.5% मार्जिन के सामने 9.5% आए। बट सर हीरो मोटर्स 15 टाइम पे ट्रेड करता है, चीप स्टॉक है। आई थिंक इसने 2-3-4 साल बहुत कठिन देखा है। सो आई थिंक हीरो मोटर्स के नंबर्स उतने खराब मार्केट नहीं देखेगा जितना ऑलरेडी प्राइसिंग हो सकता है, बिकॉज सस्ता स्टॉक है। आयशर मोटर्स सर, अगेन रिजल्ट्स एक तरफ है। आई थिंक व्हाट इज वरीसम इज दैट विनोद दसारी जी, जो 2 साल पहले अशोक लीलैंड से ज्वाइन किए थे, यहाँ पे आयशर में ज्वाइन किए थे, उन्होंने 2 साल में ही इस कंपनी को छोड़ दिया। ऑफ कोर्स स्टॉक 4% कल ही नीचे था, सो आई डोंट नो वेदर इट इज प्राइस्ड इन और नॉट, बट इसमें रिजल्ट्स उतने ठीक आए हैं, रिजल्ट्स इनलाइन रिजल्ट्स थे। बट आई थिंक मिस्टर दसारी का जाना, और दूसरा सर वैल्यूएशंस इसके महंगे हैं कंपेयर टू से हीरो मोटर्स देखें उस तरीके से। अशोक लीलैंड सर स्टैंड लोन नंबर्स देख रहे हैं सर, इसमें स्टैंड लोन नंबर्स सेल्स इनलाइन आई थी, बट आई थिंक रॉ मटेरियल का कॉस्ट बहुत इंपैक्ट किया इनको। एक्सपेक्टेड था कि एबिटा लॉस 100 करोड़ आएगा, उसके सामने ऑलमोस्ट 140 करोड़ एबिटा लॉस आया। सो ह्यूज एबिटा लॉस इन अशोक लीलैंड। आई थिंक मैनेजमेंट ने बोला कि हाँ, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स जो है, जो कंसर्न है उनके लिए बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर्स इशू।
अनदर स्टॉक सर इन मिड कैप कैटेगरी न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, आई डोंट नो कि हम इस कंपनी में क्या हुआ, सेल सिर्फ 13% नीचे थी सर, बट एबिटा 95% नीचे था क्वार्टर क्वार्टर। मार्जिन्स जो 25% होते थे सर वो कम होकर 1.5% मार्जिन्स रह गए। मैनेजमेंट ने बोला कि हमने खर्चा किया, अपने एम्प्लॉयज पे, पर्सनल कॉस्ट पे खर्चा किया, उसके कारण मार्जिन्स हिट हुए हैं, प्रॉफिट हिट हुआ उसके कारण, तो अब सस्ता स्टॉक नहीं है। पर आईटीआई सर मतलब ऑनेस्टली ग्रॉस मार्जिन्स हाफ जो हो चुके हैं, एबिटा लॉस आया इस बार, सेल्स जो 1250 करोड़ होती थी कम होकर 230 करोड़ आ गई है। सो नो वेयर मतलब आई डोंट नो इसको उतना वैल्यूएशन क्यों मिलता है, बट वेरी वेरी बैड नंबर्स फ्रॉम आईटी। ओके, तो ये है आपके लिए सारे नतीजों का पूरा विश्लेषण। शुक्रिया वरिंदर, और आप सोमवार तो आपसे फिर मुलाकात होगी क्योंकि वीकेंड पर ढेर सारे रिजल्ट्स हैं, आज हैं, कल भी है, 15 अगस्त को छुट्टी है। 15 अगस्त को एक ही रिजल्ट है, एनी आइडिया आपको? 15 अगस्त को सिर्फ एक रिजल्ट है, मैकडोवेल होल्डिंग्स, उन्होंने 15 अगस्त को बोर्ड मीटिंग रखी है, बाकी जी 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 वरिंदर। टाटा स्टील का बात नहीं किया हमने। ओ सॉरी, अच्छा हाँ, टाटा स्टील और पेज इंडस्ट्रीज, जी बताइए। नहीं सर, एक ही टाटा स्टील ज्यादा जरूरी है। आई थिंक टाटा स्टील का सर बहुत लोग बहुत ज्यादा अच्छा नंबर एक्सपेक्ट कर रहे थे, स्पेशली जब आर्सलर मित्र के नंबर्स आए, उस हिसाब से नंबर्स बहुत अच्छे एक्सपेक्ट कर रहे थे यूरोपियन ऑपरेशन से। इंडिया ऑपरेशन जो बहुत अच्छा किया सर, इंडिया ऑपरेशन जो स्टैंड ऑन एबिटा पर टन देखें वो तो हाईएस्ट एवर था, कुछ 35,000 35,500 पर टन के हिसाब से, बट यूरोप ने डिसअपॉइंट किया सर। आई डोंट नो कि वेदर मार्केट इज उस चीज को किस तरीके से लेगा, और इसमें ये भी चीज जरूरी देखने की है सर, जो मैं कुछ अच्छे स्मार्ट लोगों से बात कर रहा था कि यूरोप में क्या होता है, जो आपका प्राइसिंग होता है, जो आपका अगर आपका प्राइस बढ़ गया, स्टील का प्राइस बढ़ गया, वो साल में एक बार रिवाइज होता है। सो ये मैनेजमेंट का कमेंट्री जरूरी रहेगा कि ये एक ऐसा क्वार्टर था जहां पे प्राइस रिवाइज नहीं हुआ और प्राइस बाद में जाके रिवाइज होगा, तो अगले क्वार्टर हो सकता है बहुत अच्छा आएगा। बट आई थिंक इसमें सर पता है 16,000 करोड़ का इसने एबिटा किया, बट उसने डीलेवरेज सिर्फ 1400 करोड़ किया। आई एम जस्ट सरप्राइज कि बहुत पैसा सिर्फ वर्किंग कैपिटल में फंस गया। सो जब 16,000 करोड़ कंपनी जनरेट कर रही है और तो डीलेवरेज बहुत कम किया। दिस इज वन क्वेश्चन, अगर आपके चैनल पे आए ये तो प्लीज पूछिए कि ये डीलेवरेज सिर्फ 1400 करोड़ ही क्यों हुआ इस बार, इस क्वार्टर में, क्योंकि आपने इतना ज्यादा पैसा कमाया था। अदरवाइज इनलाइन नंबर सर विद एलिवेटेड एक्सपेक्टेशन, यूरोपियन ऑपरेशन से डिसअपॉइंट किया स्ट्रीट को। और सर एक स्टॉक जो मार्केट आज के बिल्कुल एंड में आया था, आई थिंक दैट कुड बी अ शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट टुडे, पेज इंडस्ट्रीज। आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सर मैंने देखा है कि हमें के जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत अच्छे नंबर आए हैं सर। ऑलमोस्ट 20% बीट है सेल्स पे। 425 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था, 425 बोले, 450 बोलिए, अलग अलग एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन था, उसके सामने 500 करोड़ आया। 16 करोड़ एक्सपेक्टेड था कि एबिटा आएगा, उसके सामने 34 करोड़ आया। एक्सपेक्टेड था कि लॉस करेगा, उसके सामने कुछ 11 करोड़ का प्रॉफिट आया। सर 3-3.5 साल से ये स्टॉक वहीं का वहीं घूम रहा है, कुछ हुआ नहीं है स्टॉक को। आई थिंक नाउ विद दिस व्हाटएवर अनलॉकिंग थीम एंड एवरीथिंग, और मैनेजमेंट ने सर प्राइस हाइक ली है, इनका कॉन कॉल